उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वह अपने प्रेरक उद्बोधन द्वारा इस पावन अवसर को आलोकित करें। चलिए, भारत माता की। एम्स ऋषिकेश के 6वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, अभी जिनका हम लोगों ने बहुत सारगर्भित उद्बोधन यहाँ पर सुना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, लोकसभा के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर राज बहादुर जी, निदेशक मीनू सिंह जी एवं सम्मानित सभी संकाय के सदस्यगण, बड़ी संख्या में आए हुए सभी अभिभावकगण, सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम जिसमें हमें उपराष्ट्रपति महोदय का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आज एम्स ऋषिकेश के 6वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी ऊर्जावान हमारे युवा चिकित्सकों का, नर्सिंग विद्यार्थियों का, विशेषज्ञों का एवं सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस समारोह में आज जहां एक और 386 छात्र छात्राएं आज अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी आज स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज इस विशिष्ट समारोह के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की विनम्रता, सादगी, संवेदनशीलता, जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। सच में आज मुझे तो पता नहीं था कि आप सब आज ये ब्रह्म कमल की टोपी, जिसे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने इसको अपने सर पर धारण किया था और उसके बाद ये टोपी विश्व विख्यात हो गई। पूरे देश और दुनिया में जहां भी मैं जाता हूं, उत्तराखंड के सही भाई बहन मिलते हैं तो इस टोपी को धारण किए हुए रहते हैं। और आज उपराष्ट्रपति जी तो जब हवाई जहाज से नीचे उतर रहे थे तो पिछली बार हम लोगों ने जरूर उनको ये टोपी पहनाई थी, लेकिन इस बार सच में आपने बहुत ही भाव विभोर कर दिया। मुझे देख के सच में बहुत भावुकता हुई आपको देखकर, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उपराष्ट्रपति जी का जन्म कहीं दूर सुदूर हुआ होगा, हमसे दूर। ऐसा लग रहा था कि आप उत्तराखंड में ही कहीं जो है यही के कहीं के निवासी हैं। तो सच में आपका जो सरल स्वभाव है और राष्ट्र सेवा के प्रति आपका समर्पण है, दृढ़ संकल्प, इसके बल पर आपने सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी जीवन यात्रा साधारण से असाधारण है। आपने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदैव राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोपरि रखकर कार्य किया है। अपने व्यापक अनुभव और विशिष्ट कार्यशैली के माध्यम से आप राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज आपके करकमलों से उपाधि प्राप्त करने वाले इन सभी नवोदित चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित होकर राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आपका सानिध्य इनको अग्रसर होने की प्रेरणा देगा
मेरे युवा साथियों, जैसा अभी मंत्री जी ने भी बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी। आज का दिन आप सबके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का ये महत्वपूर्ण अवसर है। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमको डिग्री मिल गई और हमारा काम आज पूरा हो गया। आज का काम आज पूरा नहीं हुआ, बल्कि आज से आपका काम शुरू हो रहा है और अधिक जिम्मेदारी का काम। आप सभी ने चिकित्सा जैसे पवित्र और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को चुना है, जो एक केवल पेशा नहीं है, बल्कि एक मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। इसलिए आपको इस महान दायित्व का निर्वहन निरंतर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सेवा के साथ, संवेदनशीलता और करुणा के साथ करना होगा। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा न केवल रोगों का उपचार करेंगे, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को और उनकी गुणवत्ता को ऊंचाइयों पर ले जाने पर आप महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वप्न साकार करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई ऋषिकेश रूपी एम्स, ये दिव्य संजीवनी आज हमारे राज्य के लिए एक ऐसे जीवन रक्षक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुकी है। मैं तो एम्स ऋषिकेश को अक्सर स्वास्थ्य मंदिर कहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंदिर में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ करुणा, सेवा और संवेदना का अद्भुत समन्वय यहां देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक जांच और उपचार सुविधाओं के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों को समर्पित टीम द्वारा जटिल से जटिल रोगों को सफलतापूर्वक उनका उपचार किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि यहाँ कैंसर उपचार, न्यूरोसर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स द्वारा संचालित हेली एम्बुलेंस सेवा भौगोलिक रूप से विषम परिस्थितियों वाले हमारे राज्य में आपातकाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी उसको भी शुभारंभ होना है, जिसके शुभारंभ होने से कुमाऊं क्षेत्र की और उसके आसपास की उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र से लगे हुए काफी बड़ी आबादी को एम्स ऋषिकेश की उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं वहां भी प्राप्त हो सकेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से और उनके सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर मजबूत करने में अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत एक और सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। वहीं टेलीमेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों और निःशुल्क पैथोलॉजिकल जांचों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां एवं आवश्यक इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नवोदित उदयमान युवा डॉक्टरों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर जन सेवा में भी अवश्य योगदान दें। जब भी आपको समय मिले तो आप लोग हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इससे आपकी कुछ आउटिंग भी हो जाएगी, जहां आपको अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जन सेवा का अवसर प्राप्त होगा और सच में लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके इस जीवन को तो सफल बनाएगा ही बनाएगा। आने वाले सारे ही जीवन, जब जब आपका जन्म होगा, सारे ही जीवन सफल होंगे। मैं ये विश्वास के साथ यहां से कह सकता हूं। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी युवा चिकित्सकों एवं समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आदरणीय राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का पुनः अभिनंदन करते हुए और अनुप्रिया पटेल जी का भी एक बार देवभूमि आगमन पर अपनी ओर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री, आपके स्नेह हम
उस उत्कृष्ट व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं जिनका जीवन जन सेवा, संगठनात्मक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। आपने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए तमिलनाडु जैसे विविधतापूर्ण राज्य को संगठन में सुदृढ़ता प्रदान करी। देवियों सज्जनों, स्वागत कीजिए उपराष्ट्रपति महोदय का। मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। On this memorable occasion of the 6th convocation of All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Sri Pushkar Singh Dhami Ji, our Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare, Government of India, Srimati Anupriya Patel Ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Sriman Trivendra Singh Rawat Ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sriman Naresh Bansal Ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sriman Mahendra Bhatt Ji, President AIMS, Rishikesh, Professor Raj Bahadur Ji, Dean Academic AIMS, Rishikesh, Professor Saurabh Ji, Executive Director AIMS, Rishikesh, Professor Meenu Singh Ji, faculty members and teaching and non-teaching of our AIMS, my dear graduating students and their parents, media persons who have assembled here, sabko namaskar. I am happy to be here today in Devbhoomi, Uttarakhand, which is renowned for its spiritual heritage and natural beauty. The holy land of Rishikesh, known across the world as a gateway to the Himalayas and a center of reflection and healing, adds a deep sense of purpose to this occasion. A convocation is a moment of transition, a moment of reflection, and above all, a moment of responsibility. It marks the culmination of years of your good effort, high discipline, and devoted sacrifice. But it also marks the beginning of something far greater, the beginning of your professional duty to the society and the nation. To each one of you, the who are graduating today, I extend my heartiest congratulations from the bottom of my heart. A few years back, our nation's health infrastructure was put to test by COVID pandemic. Under the guidance of our Honorable Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji, the nation navigated the challenge with determination. From large-scale vaccination drives to ensuring continuity in education and essential services, India demonstrated an ability to adapt, innovate, and safeguard its people during one of the most testing times of the recent history. One of the most remarkable aspects
of India's response to the COVID-19 pandemic was its commitment to inequity and inclusion through the provision of free vaccination to all citizens, while other nations developed vaccine, no doubt about it. They can run behind patenting the vaccine they found, the vaccine they innovate, and they want to make huge profit out of it. Whereas our Indian researchers developed the vaccine for the benefit of the whole humanity. Over 140 crore Indians were given COVID vaccination free of cost. This massive initiative ensured that the protection against the virus was not limited by economic means. Extending its commitment beyond the national boundaries, India emerged as a responsible global partner during the COVID-19 pandemic through its vaccine outreach initiative, Vaccine Maitri. India supplied vaccines to more than 100 countries, enforcing the spirit of Vasudhaiva Kudumbakam. Today, the whole world is saved because of the generosity of India. By supporting the nations in need, particularly across the developing world, India not only strengthened the global health security, but also demonstrated the leadership rooted in compassion, solidarity, and shared progress. The expansion of quality healthcare infrastructure in India has been significantly strengthened through the establishment of new All India Institute of Medical Science institutions across the country in the last decade. What is good governance? Good governance is, one, we have to understand the need of the people and we have to serve the needs of the people. You all know only one AIIMS was there in Delhi, everywhere pouring from all over the country, they were pouring into the AIIMS. More patients are pouring in, definitely the service will decline. And the people have to wait under the trees, they have to sleep under the trees. There is no big room for the attenders of the patients to take rest also. Modi decided why this is to be continued. We take the AIIMS to the people. So nowadays, the AIIMS facility is available in almost all the states except few. AIIMS is there in Jharkhand, AIIMS is there in Patna, AIIMS is here in Rishikesh, AIIMS is there in Tamil Nadu, AIIMS is there in Assam. At the same time, a big resting hall has been created in the AIIMS Delhi with all facilities so that the attendants also have their own rest or their shelter to attend their patients. This initiative has aimed to make world-class medical education and advanced healthcare system available to the underserved regions. AIIMS Rishikesh stands today as one of the finest examples of how a modern public medical institution can combine clinical excellence, academic strength, research culture, and technological innovation and social commitment. Everything should come together for better service to the people. In the state like Uttarakhand, where geography itself creates barriers, AIIMS Rishikesh has assumed a role much larger than that of a conventional hospital. And we have seen that when the kidney transplantation takes place like that, I am sure the AIIMS today in Rishikesh is going to play
the most important role in the healthcare sector of our region. AIIMS has understood a truth that every great healthcare system must understand healthcare cannot remain confined to the hospital campus alone. It must travel, it must cross mountains, distances, weather and delays. AIIMS Rishikesh has responded to this challenge with clarity and conviction. This is why the Institute's telemedicine work deserves special appreciation, and I appreciate all your efforts on this direction. Another major achievement that deserves appreciation is helicopter emergency medical services, which in India we never dreamed of 10 years before. We have seen only in the Hollywood pictures. Now it becomes reality in our country too. It can turn around the emergency situation. The use of drones to deliver emergency medicines to the pilgrims during the Char Dham Yatra and in remote areas of Uttarakhand is also commendable. This is a compelling example of public health innovation because it solves a very old problem: how to ensure that the right medicine reaches the right place in the right time. It's also a matter of satisfaction that AIIMS Rishikesh has consistently secured its place among the leading medical institutions of the country in the National Institutional Ranking Framework. In the NIRF 2025 rankings, AIIMS Rishikesh has been ranked 13th in the medical category, reaffirming its standing among the top medical institutions in India. I'm sure with all your devotion and hard work, AIIMS will improve its ranking in the coming years. And I'm sure your ranking will go up in a year or two, so that again I may be coming here for a convocation. At that time your ranking may be 8, 7, 5 or 6, and one day it should reach the top in the country. That is my wish, and I wish you all for that. This region is also witnessing rapid strides in modern infrastructure and connectivity. Delhi is very well connected today. And the recent opening of the Delhi-Dehradun Expressway by our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji marks a significant step forward in reducing the travel time and strengthening the regional development. When I was an ex-MP, I have traveled here from Delhi to Rishikesh. I don't know how much time it has taken. I think it has taken more than 9 hours or so. The time there is no road between Delhi to Madurai even. And our Narendra Modi ji is taking care that every region should be well connected. That is what is infrastructure. Such initiatives reflect a broader national commitment to bridging distances, both physical and social, and ensuring that progress reaches every corner of the country. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shriman Pushkar Singh Dhami ji, there has also been focused efforts in strengthening the infrastructure, promoting education, and enhancing the healthcare delivery. I wish him that he should be more successful in the coming years. His emphasis on inclusive growth and responsive governance continues to inspire confidence and create opportunities, particularly for the youth force. Such leadership plays a vital role in shaping a progressive and resilient society. Dear graduates, today, as you receive your degrees, you step into the world that looks to you with great expectation. Healthcare is a public trust,
We are graduating at a time when the role of medical professionals extends beyond hospitals and clinics. We are participants in the larger national mission to build a healthier, more resilient India. Whether it is through preventive care, rural outreach, research, or innovation, your contribution will shape not only individual lives, but the trajectory of our entire society. At the same time, your journey must remain anchored in the timeless values of empathy, integrity, and service. In a country as vast and as diverse as ours, the true measure of progress lies in how well we care for the most vulnerable. Let this convocation be a call to action. Contribute as responsible citizens committed to the ideals of equality, inclusiveness, and nation building. I also commend the parents and the teachers whose unwavering support and dedication have shaped the journey of these young graduates to this level. I humbly request all the students to stand up and give a big hand to your parents and teachers who are the sole responsible for making you a big achievement in your life. And my humble request to you is never forget your teachers, never forget your parents. Thank you. Please take your seat. Parents have been the silent pillars of strength, making countless sacrifice and nurturing values. They go beyond academic excellence. Teachers, with their tireless commitment, have imparted knowledge and skills essential in the noble profession of medicine. This milestone is as much a celebration of their guidance and belief as it is of the students' hard work and achievements. I congratulate each one of you graduating students today and wish them strength, wisdom, and compassion in the journey ahead. My best wishes to all of you to be more successful in the coming years in your every future efforts. My best wishes to all of you once again. Jai Hind, Jai Uttarakhand, long live Mother Bharat. Thank you everyone. माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपके ओजस्वी मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए समस्त सभागार की ओर से आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता निवेदित करते हैं।